फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम लोग को सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो एक है वेराइजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेराइजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि एक लीफ लो, लीफ कैसा होना चाहिए, वेराइजेटेड। वेराइजेटेड लीफ होता है वैसा लीफ जिसका कलर यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पे ग्रीन ग्रीन होता है और कहीं पे येलो येलो होता है। तो इसका कलर यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे क्लोरोफिल है और कहीं पे क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे वो ग्रीन नहीं है। अब हम इस पत्ता को जब सनलाइट में रखेंगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। फिर हम लोग आयोडीन लेंगे और आयोडीन के ड्रॉप्स यहाँ पे जब ड्रॉप लगाएंगे यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स में, तो वहाँ पे ब्लू कलर आएगा। तो आयोडीन में ब्लू कलर आता है क्योंकि स्टार्च के साथ आयोडीन जब रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लू आया, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस हुआ है। और जहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, यहाँ पे येलो पार्ट पे अगर तुम आयोडीन डालोगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ है। इसका मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और जो येलो पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये तुमको क्या पता चला कि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस वहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं है येलो वाले पार्ट पे, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। हेंस क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट में एक लीफ लो और लीफ को आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दो, उसके बाद इसको सनलाइट में छोड़ दो। तो सनलाइट में छोड़ोगे तो फोटोसिंथेसिस जो कवर किया हुआ पार्ट है वहाँ पे नहीं होगा और जो कवर नहीं किया हुआ है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो जब आयोडीन हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस हुआ है, तो आयोडीन स्टार्च वाला रिएक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ ब्लू कलर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम आयोडीन डालेंगे तो यहाँ पे हमको ब्लू कलर नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। इससे हम लोग को पता चलता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और तीसरा एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक पत्ता लो, प्लांट का एक पत्ता को आधा टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ये एक टेस्ट ट्यूब है जो कि क्लोज टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने प्लांट का आधा पत्ता को डाल दिया, आधा पत्ता बाहर है हवा में। इस टेस्ट ट्यूब में KOH सोक्ड कॉटन है, KOH सोक किया हुआ कॉटन है। KOH का प्रॉपर्टी होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारा KOH इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो पार्ट है प्लांट का जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। पर बाहर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, इसलिए बाहर में फोटोसिंथेसिस होगा और अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको ब्लू कलर मिलेगा और यहाँ पे हमको ब्लू कलर नहीं मिलेगा। इससे हमको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में बात करते हैं।
फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला नाम साइंटिस्ट का आता है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट ने बताया कि प्लांट को ग्रोथ के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। एयर का इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट के ग्रोथ में। ये किसने बताया? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट का नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें एक कैंडल है और एक चूहा है। तो कैंडल बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, तो सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो चूहा मर जाएगा। पर अगर इसी में हम एक प्लांट भी रख दें तो कैंडल जो ऑक्सीजन ख़त्म करेगा, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बना रहेगा, तो चूहा जिंदा रहेगा। तो प्रिस्टले ने एक हाइपोथेसिस दिया। प्रिस्टले को फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पूरा पता नहीं था, ये बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्या दिया? प्लांट्स रीस्टोर टू द एयर whatever ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। कि बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स ने प्लांट एयर में से जिस चीज़ को रिमूव किया है, प्लांट वो चीज़ रीस्टोर कर देता है। तो बाद में हम लोग को पता चला कि ये क्या, वो चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। पर प्रिस्टले को इसकी क्लियर आइडिया नहीं था। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम है जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस ने फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का इम्पॉर्टेंट रोल बताया। सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जैन इंजनहाउस ने बताया। उन्होंने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट है, कौन सा? एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो जब उनको सनलाइट देते हैं एक्वेटिक प्लांट को, तो उस पानी में स्मॉल बबल्स दिखने लगते हैं। स्मॉल बबल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि प्लांट जो है, एक्वेटिक जो है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है पानी में, तो पानी में बबल्स बन रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ये जो बबल्स हैं ये ऑक्सीजन के हैं। तो जैन इंजनहाउस ने ये भी बताया कि प्लांट सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर अगले साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने बताया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट में जो ग्रीन सब्सटेंस है वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है और वो क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनका नाम है T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन जो साइंटिस्ट हैं, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? एंगलमैन ने एक वाइट लाइट लिया और वाइट लाइट को प्रिज्म से स्कैटर करवा दिया, तो वाइट लाइट अपने सारे कलर्स में टूट जाएगा, है ना? कौन से कलर्स? विबज्योर। फिर उन्होंने एक ग्रीन एल्गी लिया। ग्रीन एल्गी, कौन सी ग्रीन एल्गी? क्लैडोफोरा। तो ये जो क्लैडोफोरा है, ग्रीन एल्गी, उसके डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आ रहा है। फिर उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया। एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। उन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट के पास और रेड लाइट के पास सबसे ज़्यादा एक्युमुलेट हुए। इसका मतलब है कि ब्लू लाइट के पास और रेड लाइट के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो एंगलमैन ने इनडायरेक्टली ये प्रूव किया कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, इन दोनों लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, ये एंगलमैन ने बताया।
हम लोग ये जो देखते हैं कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम कि स्पेक्ट्रम के किस लाइट पे सबसे ज़्यादा एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो सबसे पहला, एक तरह से सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बना के दिखाया? इंगलमैन ने। अब तक हम लोग को फोटोसिंथेसिस का इम्पिरिकल इक्वेशन समझ में आ गया था। तो इम्पिरिकल इक्वेशन क्या था? ये था CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में बनता है CH2O प्लस ऑक्सीजन। तुम ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो ये ऑक्सीजन वाटर से आया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आया है। एक्चुअली में ये रिएक्शन हुआ कैसे है कि ये जो वाटर है, ये वाटर एक्ट किया है हाइड्रोजन डोनर की तरह। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है जब किसी चीज़ से तुम या तो ऑक्सीजन निकाल दो या उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये वाटर अपना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो बन गया CH2O, है ना। और जो ऑक्सीजन है वाटर का वो रिलीज हो गया। तो यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज ए हाइड्रोजन डोनर टू कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में कॉर्नेलियस वैन नाइल ने अपने स्टडीज में बताया कि हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कोई भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है तो वहाँ से हाइड्रोजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करो, उसी से कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो हम लोग को फोटोसिंथेसिस में वाटर का रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है। हम लोग को फोटोसिंथेसिस में बस एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए जो हाइड्रोजन डोनेट करे, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये वाटर नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर ये H2S है तो H2S अपना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, तो जो सल्फ़र है, सल्फ़र रिलीज होगा यहाँ पे ऑक्सीजन ना रिलीज हो गए, यहाँ पे क्या रिलीज होगा? सल्फ़र। तो ये हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। एक्चुअली में ये H2S वाला रिएक्शन किस में होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S एक्ट करता है हाइड्रोजन डोनर की तरह, और उसमें ऑक्सीजन ना निकल के सल्फर निकलता है। ठीक है। बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स के द्वारा, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का एक रेडियो आइसोटोप या कार्बन का रेडियो आइसोटोप लेके और देखेंगे कि ऑक्सीजन रिएक्शन में कहाँ जा रहा है, कार्बन रिएक्शन में कहाँ जा रहा है। तो पूरा पिक्चर साइंटिस्ट लोग को क्लियर हो गया जब उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। ये है एक क्लोरोप्लास्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाला मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक और ऑर्गेनेल होता है, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दो मेम्ब्रेन का बना होता है। दो मेम्ब्रेन के बाद अंदर जाओ तो क्या होता है? अंदर जाओ तो ये पूरा जो लाइट ग्रीन है, यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को दिख रहे हैं, ये डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर्स और अंदर का लाइट ग्रीन बैकग्राउंड। तो ये जो लाइट ग्रीन बैकग्राउंड है इसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा।
ये जो स्ट्रोमा है ये क्या है, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड है, और ये डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये इस तरह से हैं कि एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड, और ये एक के ऊपर एक अरेंज है, तो इस पूरे को बोलते हैं ग्रैना। तो पूरा जब डिस्क स्टैक बन रहा है उस पूरे स्टैक को बोल रहे हैं ग्रैना, लेकिन उसका जो एक इंडिविजुअल यूनिट है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। देखो थैलाकॉइड क्या है, एक यूनिट, लेकिन पूरा स्टैक जो है, पूरा स्टैक को बोलते हैं ग्रैना। और एक ग्रैना अगर ये है और दूसरा ग्रैना अगर तुम्हारे पास ये है, तो इन दो ग्रैना को जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली क्या है, जो दो ग्रैना को कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखो ये एक ग्रैना है तुम्हारे पास, ये दूसरा ग्रैना है तुम्हारे पास, दोनों ग्रैना को कनेक्ट कर रहा है कौन, स्ट्रोमल लैमेली। तो ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, एक फेज का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे फेज का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी कौन, देखो लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में और स्ट्रोमल लैमेली में। मतलब ये जो पूरा डार्क ग्रीन जो तुम नेटवर्क देख रहे हो इसमें लाइट रिएक्शन होता है, और जो लाइट ग्रीन बैकग्राउंड है स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन उसमें होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट आई, तो लाइट को इन ग्रैना ने, थैलाकॉइड ने, स्ट्रोमल लैमेली ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करके बनाया दो प्रोडक्ट, एटीपी और NADPH। तो ये जो एटीपी और NADPH है ये क्या है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। फिर अगला स्टेप जो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, ये जो लाइट ग्रीन बैकग्राउंड है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसका रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाया जाता है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस। इस डार्क रिएक्शन के लिए हम लोग को लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे क्या क्या थे, एटीपी और NADPH, हम लोग को उनका आवश्यकता पड़ेगा। इसका मतलब डार्क रिएक्शन एटीपी और NADPH, डार्क रिएक्शन होने के लिए एटीपी और NADPH की रिक्वायरमेंट है। तो इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों रखा गया है, क्या ये डार्क में होता है, क्या ऐसा है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होगा और डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन है क्योंकि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट है एटीपी और NADPH बनाने के लिए। तो लेकिन डार्क रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है। डार्क रिएक्शंस में जितने सारे रिएक्शंस हैं उनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन लाइट रिएक्शंस के रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो क्या डार्क रिएक्शन लाइट के बिना हो सकता है, नहीं, डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंडेंट है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। देखो, latter are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction ATP and NADPH। डार्क रिएक्शन को रिएक्शन होने के लिए एटीपी और NADPH चाहिए, और एटीपी और NADPH बनेगा लाइट में। इसका मतलब अगर लाइट ना रहे तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, एटीपी और NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा।
इसका मतलब डार्क रिएक्शन को भी लाइट चाहिए, लाइट पे वो डिपेंडेंट है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो डार्क रिएक्शन एक तरह का मिसनोमर है, इसका डार्क से तो कोई लेना देना नहीं है, अंधेरे से तो कोई लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं करना नाम में। फिर हम लोग समझते हैं पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में 4 पिगमेंट होते हैं, एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, फिर है जैंथोफिल, फिर है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल। मेन पिगमेंट कौन सा है, चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ये देखो, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखो क्लोरोफिल ए का कौन सा ग्राफ है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये क्लोरोफिल ए का है। फिर ग्रीन वाला क्लोरोफिल बी का है, येलो वाला कैरोटीनॉइड्स का है। ये ग्राफ बता रहा है कि किस लाइट पे कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे क्लोरोफिल ए को देखो, क्लोरोफिल ए यहाँ पे एब्जॉर्ब किया इस लाइट पे, फिर आगे जैसे लाइट का वेवलेंथ हम बढ़ाया, देखो लाइट को हम लोगों ने यहाँ पे विबजियोर के रूप में अरेंज किया है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो जब ये ब्लू लाइट था तो ब्लू लाइट में क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया है। फिर जब वेवलेंथ बढ़ा दिए तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन कम हो गया और यहाँ पे ग्रीन के आसपास क्लोरोफिल ए तो लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन 0 है। फिर वेवलेंथ जब बढ़ा रहे हैं तो रेड लाइट में क्लोरोफिल ए का फिर से एब्जॉर्प्शन आया है, एब्जॉर्प्शन का पीक आया है। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट कौन से कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट को और रेड लाइट को। इसी तरह से क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन और कैरोटीनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन, ये तुमको पता चल रहा है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के कौन से कलर को कितना एब्जॉर्ब किया किसी पिगमेंट ने, उसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे तुम्हें तीनों पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है और क्या पता चल रहा है कि ब्लू लाइट पे और रेड लाइट पे क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। फिर दूसरा ग्राफ जो है ये दिखा रहा है कि किस लाइट पे प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया। प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया ये पता चलेगा कैसे, कितना O2 रिलीज हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्लू लाइट पे और रेड लाइट पे प्लांट ने सबसे ज़्यादा O2 रिलीज किया है। इसका मतलब ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा हुआ है। इस ग्राफ का नाम है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये तुमको बताता है कि कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से लाइट पे फोटोसिंथेसिस का एक्शन कितना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। इसके पहले भी हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके थे। T.W. एंगलमैन ने दिखाया था कि जो ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, वो ब्लू लाइट पे और रेड लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये भी तो एक्शन स्पेक्ट्रम ही बता रहा था। फिर अगला ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहला ग्राफ ए ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। बी ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है। और सी ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस पे सुपर इम्पोज कर दो। तो देखो दोनों ग्राफ को कौन से, ये ब्लैक वाला ग्राफ जो कि है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ब्लू वाला ग्राफ जो कि है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, दोनों को एक ही ग्राफ पे अगर दिखाएं तो हम लोग को दिख रहा है कि जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया, जिस लाइट को क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया,
उसी लाइट पे फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी देखो रेड लाइट को क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया बहुत, तो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस लाइट को क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब बहुत कम किया, उस लाइट पे फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम हो रहा है। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है किसका, फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, वो दोनों ग्राफ मैचिंग है। जहाँ पे इसका पीक आ रहा है वहीं पे एक्शन का भी पीक आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस का मेजर पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्प्शन किया वहीं पे फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। पर ये बताओ, क्या ये फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या ये 1-to-1 पूरा ओवरलैप कर रहा है? यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? बट बाई लुकिंग एट द फिगर कैन यू से दैट देयर इज अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? क्या 1-to-1 ओवरलैप तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे 1-to-1 ओवरलैप तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, जिस लाइट को क्लोरोफिल ए ने बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए के द्वारा 0 है, वहाँ पे भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस हुआ है। ये कैसे हुआ? जब क्लोरोफिल ए ने लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, जैसे ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एक्सेसरी पिगमेंट्स के कारण। फोटोसिंथेसिस में तो बहुत सारे पिगमेंट हैं क्लोरोफिल ए के अलावा। तो क्लोरोफिल ए के अलावा कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल। तो इन दूसरे पिगमेंट्स को बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? जिस लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल उन लाइट को भी एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं, ताकि क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस करने वाला मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उनको उन लाइट्स को कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल जैसे एक्सेसरी पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर दी। तो क्लोरोफिल ए भी उन लाइट्स का भी फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए कर पा रहा है एक्सेसरी पिगमेंट्स के कारण ही। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या रोल है? एक्सेसरी पिगमेंट्स वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल बनाते हैं। अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तब तो वो सिर्फ ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस कर पाता, बाकी बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट बर्बाद हो जाते हैं उनकी एनर्जी। तो कैरोटिनॉइड्स, जैंथोफिल जैसे एक्सेसरी पिगमेंट्स ने उन वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करवा दिया, तो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को इस्तेमाल कर पा रहा है क्लोरोफिल ए। यही उनका एडवांटेज है। देखो, इसको बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो क्लोरोफिल ए इज़ द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। ठीक है। अदर thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids which are called accessory pigments also absorb light। ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिनको क्लोरोफिल ए नहीं कर पा रहा है, एंड ट्रांसफ़र द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। पर लास्ट में वो भी अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ही दे देते हैं। इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट।
वेवलेंथ का रेंज उन्होंने क्या कर दिया, वाइड कर दिया। टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होगा, तो क्लोरोफिल मेरा बर्बाद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए मेरे पास क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जो कि एक्स्ट्रा सनलाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्लोरोफिल ए को बचा लेंगे। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का बिगिनिंग देखा। अब हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, डार्क रिएक्शन, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको सबको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।